अस्सलाम ऑल, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से? आज ऑब्वियसली हमारा एक न्यू मोड है और नए तरीके से और कुछ अलग लोगों के लिए हमारी ऑब्वियसली कुछ तैयारी रही। और वो उन लोगों के लिए जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस प्रिपरेशन कर रहे थे, या वो लोग जो पेडागोजिकल कंटेंट जिनके लिए बड़ा ज़रूरी था, यानी एजुकेशन फील्ड के जो लोग हैं, जिनकी ऑब्वियसली बीएड की हुई है या मास्टर्स की हुई है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, मगर मगर वो फील्ड रिलेटेड एजुकेशन की हो या जॉब्स के रिलेटेड हो, तो उनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा बहुत लेक्चर्स का बड़ा इशू बन रहा था। बट आज ऑब्वियसली आई एम हियर फॉर फर्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में आप लोगों को बताता हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। एंड हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ से स्टार्ट करनी है। देखिए, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि पहली बात तो ये कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो भी थे, आप लोगों को मैंने भेज दिए थे। यानी जो मतलब ग्रीक हिस्ट्री से लेकर मुस्लिम हिस्ट्री तक जो है टिल नाउ तक, कोशिश मैंने करी कि आप लोगों को भेज दिया जाए। वो भेज दिया गया आप लोगों को, होप्स हो कि आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा। वो बड़े ज़रूरी है, उन पर लेक्चर देने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बड़े बंदे हैं तो वो खुद ही तैयारी कर सकते हैं उन हवाले से। भाई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ऑब्वियसली एजुकेशन के रिलेटेड तो आज पढ़ते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं हम लोग ना फिलोसफी से। आज मैं बताता हूँ मतलब हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, आउटलाइन देखें। अभी आउटलाइन है, आउटलाइन में से सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशन से। उसके बाद एंशिएंट फिलोसफर्स ऑफ एजुकेशन, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, बहुत ज्यादा जरूरी है। बाद में तो मेडिवल मतलब रिनाइसेंस इन्फ्लुएंसेस ऑन एजुकेशन, मेडिवल एंड रिनाइसेंस इन्फ्लुएंसेस ऑन एजुकेशन एंड सब कॉन्टिनेंट। ये चीजें एज पर माई अंडरस्टैंडिंग इनको थोड़ा बहुत हल्का लेके, क्योंकि अभी टेस्ट करीब भी है, तो हम इनको थोड़ा बहुत नहीं छेड़ेंगे। बहुत ज़्यादा जो जरूरी हैं वो पहला, सेकंड एंड देन फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन। इन चीज को छेड़ के जब ये लेक्चर में पूरे कर दूंगा, तो फिर इनके रिलेटेड मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा। सो स्टार्ट तो करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसफी, ऑब्वियसली फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन से। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ मतलब एजुकेशन कहा गया है, तो ऑब्वियसली यू मस्ट नो कि फिलोसफी क्या है। अब बारी आती है फिलोसफी की, तो देखिए, हियर इट इज। एक मिनट जरा, हाँ, इधर से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताता भी जाऊंगा। कुछ इन्फॉर्मेशन इधर होंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी दूंगा आप लोगों को, तो जो कि आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा इंशाल्लाह प्रूफ होगा। देखिए क्या कहता है, डेफिनेशन क्या है, कहता है कि रिफर्स टू द फंडामेंटल बिलीव्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड थियरीज दैट अंडरपिन द पर्पस, गोल्स एंड मेथड्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। देखिए, हमारे पास एक एजुकेशन सिस्टम होता है। अभी हमारा एसएनसी आया था, सिंगल नेशनल करिकुलम जो है, ठीक है ना, एसएनसी। अभी इमरान खान के वक्त में एसएनसी का बड़ा चल रहा था, सिंगल नेशनल करिकुलम, सिंगल नेशनल करिकुलम। अब ये करिकुलम तो बना, मगर करिकुलम देखें, सो इस पे बड़ी डिबेट्स हुई, क्रिटिसिज्म भी हुई। व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म? एक्चुअली क्रिटिसिज्म यही हुई थी कि भाई आप सिंगल नेशनल करिकुलम, यानी आप चार पांच सूबों को, प्रोविंसेस को एक ही शेप पे ले आना चाह रहे हैं। उसके पॉजिटिव्स भी थे, ऑब्वियसली उसके पॉजिटिव्स भी बहुत ज्यादा थे, मगर नेगेटिव्स जो है वो ज्यादातर यही आ रहे थे कि भाई आप एक ही आइडिया जो है, या एक ही फिलोसफी, सिंगल नेशनल करिकुलम से मुराद यानी एक ही फिलोसफी होगी। तो वो एक ही फिलोसफी जो है वो कैसे आप सारे प्रोविंसेस पे लगा रहे हैं, क्योंकि कल्चरली या मतलब मैं अगर कहूँ कि सोशली डिफरेंट है, कॉन्टेक्स्ट ही डिफरेंट है हर प्रोविंस का, तो वो हाउ कैन दे लीड विद वन सिंगल नेशनल करिकुलम ना, उस पर बड़ी डिबेट्स हुई। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि सिंगल नेशनल करिकुलम क्यों अहम नहीं था, लोग जो कह रहे थे वो वजूहत क्या थी, वो देखते हैं। क्योंकि फिलोसफी को जब हम लोग समझेंगे तो फिलोसफी इंशाल्लाह आप लोगों को ले आएगी इस तक, मतलब यहाँ तक का। अब फिलोसफी क्या है, अब देखें, फिलोसफी हर एक बंदे की फिलोसफी अलग होती है। उनकी वैल्यूज देखें ना, क्या कह रहा है, बिलीफ है, वैल्यूज है, प्रिंसिपल्स हैं, थेरीज हैं, हर चीज है। ये जो भी चीजें हैं, हर वैल्यू, हर प्रिंसिपल, हर बिलीफ वो फिलोसफी के तहत बनता है। यानी अगर मैं कहूँ कि हर इंडिविजुअल का जो रिलीजन है ना, वो भी एक फिलोसफी के तहत बना है। या फिलोसफी, हर एक की अपनी फिलोसफी या रिलीजन को चूज करने की, या ट्रूथ, या मतलब ट्रूथ को देखने की, या किसी नजरिए को पेश करने की, हर किसी की अपनी फिलोसफी है। तो उस फिलोसफी के बेस पे, क्योंकि आजकल अगर कोई ये समझ ले ना, घर किसी की अपनी फिलोसफी है तो झगड़े ही खत्म हो जाए, तो कोई मसला नहीं, फिलोसफी अपनी है तो प्लीज और भी अपने अपने काम कर ले, है ना। तो फिलोसफी मेन जो एजुकेशन में है, तो वो क्या है, बिलीफ, वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज पे काम करती है। अब जो कि मतलब हेल्प करती है ना, जिसमें एक पर्पस बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, या जो मैथोडोलॉजी चल रही होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, उन्हीं को सही तरीके से ले आने की।
बट उनमें से जो फिलोसफी का रोल है, जो एजुकेशन थियरी या प्रैक्टिसेस हैं उनमें, तो वो क्या है? सबसे पहले ऑब्वियसली रोल है कि जो पर्पस बनाते हैं हम लोग, पर्पस को क्लैरिटी देती है। यानी आप पर्पस तो बनाए एजुकेशन का, व्हाट इज पर्पस, बट पर्पस बनाना काफी नहीं है ना, पर्पस में क्लैरिटी भी होनी चाहिए। फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप मिसाल के तौर पे, यू आर मुस्लिम, एक मिसाल के तौर पे इफ यू आर मुस्लिम, तो आपके सबसे सबसे पहली क्लैरिटी क्या होनी चाहिए होगी कि भाई आई एम मुस्लिम या आई एम हिंदू, मिसाल के तौर पे। अगर या लेट से मैं कहूँ कि पाकिस्तान, ठीक है, अगर पाकिस्तान अपने कोई करिकुलम बनाना चाहेगा या कोई एजुकेशन जो है, एजुकेशन कोई पर्पस लाना चाहेगा, तो पाकिस्तान जो है किस किस नजरिए को आगे रखेगा कि भाई फर्स्ट वो मुस्लिम की क्लैरिटी रखेगा कि भाई हाँ चीज ठीक है, ये चीजें एज अ मुस्लिम होके सोचना है। अगर मैं मतलब अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया क्या करेगा, इंडिया अपने ही रिलीजन को आगे रख के क्लियर पर्पस बनाएगा कि हाँ हमें इस पर्पस के तहत लेके जाना है। तो क्लैरिटी जो है वो बड़ा जरूरी होती है। सिर्फ मैं रिलीजन के बेस नहीं कह रहा, मैं ऑब्वियसली कंटेक्चुअल बेस भी कर सकता हूँ। लाइक सिंधी की बात करूँ अगर मैं, अब सिंधी है जैसे कल्चरली, या पंजाब है, ठीक है, या बलूचिस्तान है। अब ये तीन मेन प्रोविंसेस जो है मिसाल के तौर पे, अब सिंधी जो है वो अपना जो पर्पस बनाएंगे, वो अपनी लैंग्वेज को देखते हुए, अपनी एथनिसिटी को देखते हुए, या अपने कल्चर कंटेक्सचुअल जो भी सारी चीज सोशल कंटेक्सचुअल है, मतलब कंटेक्स्ट है, वो सारी चीजें देखते हुए सिंधी अपना पर्पस बनाएंगे। वैसे ही अपना जो पंजाब है वो पर्पस बनाएंगे, बलूचिस्तान वैसे ही पर्पस बनाएंगे। बट क्लैरिटी जो है वो ज्यादातर आएगी। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट है। अब करिकुलम क्या है? अब करिकुलम इज अ बिग डिबेट। तो करिकुलम ऑब्वियसली शेप ऑफ जो भी सिस्टम बन रहा होता है, पॉलिसीज वगैरह, पॉलिसीज से लेकर टीचिंग मेथडोलॉजीज तक, इवन यानी हर टॉपिक डिसाइड करने तक एक पूरा करिकुलम बनता है। तो करिकुलम पे हमारी इंशाल्लाह अलग से डिस्कशन होगी इस पे। करिकुलम डेवलपमेंट में बड़ा हेल्प करती है, क्योंकि करिकुलम बनता ही फिलोसफी को देख के ही है। उसके बाद टीचिंग मेथड से ही ऑब्वियसली, क्योंकि टीचिंग मेथड करिकुलम बना लिया तो उसी में टीचिंग मेथड्स भी आ जाते होते हैं। सो टीचिंग मेथड्स जब आप लोग चूज कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली यू चूज फॉर फिलोसफी। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि मुझे कोई सिंधी पढ़ानी है, लेट से सिंधी सब्जेक्ट पढ़ाना है, या मुझे उर्दू सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये जो ऑब्वियसली हमारे पास आर्ट के सब्जेक्ट्स हैं, सिंधी सब्जेक्ट उर्दू सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना है, तो मैं जो वे चूज करूंगा पढ़ाने का, मैं जो एग्जांपल्स दूंगा, या मैं जो रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा, या लोगों को मैं हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि सिंधी अगर पढ़ानी है तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो है ना, उर्दू पढ़ानी है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। मतलब वो जिस तरीके से मैं ले जाऊंगा, तो आपकी फिलोसफी मैटर्स लॉट। यानी आप अपनी फिलोसफी के मुताबिक ही सारी चीजें ले आओगे ना। उसके बाद दूसरा टीचर पढ़ाएगा, वो आपके बिल्कुल उलट एग्जाम्पल दे रहा होगा। यानी वो अपनी फिलोसफी के तहत ही वो एग्जाम्पल दे रहा होता है। उसके बाद मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज अलग होती हैं, ऑब्वियसली वो शेप अप करने के लिए जो फिलोसफी की बड़ी जरूरत होती है। एजुकेशनल पॉलिसीज हैं, पॉलिसीज ऑब्वियसली फिलोसफी होगी। फिलोसफी सिंपल अगर मैं कहूँ ना कि एक थॉट, एक थिंकिंग होगी तो बनेगी। ठीक। टीचर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, डिबेट एंड रिफॉर्म। हम डिबेट रिफॉर्म, डिबेट को कुछ लोग बड़ा नेगेटिव लेते हैं, ऐसा नहीं होता। डिबेट करना मगर रिफॉर्म के लिए। यहाँ पे रिफॉर्म लिखा हुआ है मैंने खुद ना, ऑब्वियसली बड़ी मेहनत लगी है सारी चीजें बनाने में। डिबेट जो है वो पॉजिटिव तरीके से डिबेट एंड रिफॉर्म लाना फिलोसफी ही होती है। तो आजकल जैसे मुनाजरात होते हैं उलमा के, तो वो तो कोई रिजल्ट ही नहीं दे रहे होते, वो डिबेट ही होती है टाइप ऑफ। सो वो रिजल्ट ही कोई नहीं दे रहे होते, तो ये मतलब मुनाजरात जो है वो हमारे बड़ा नेगेटिव रिफॉर्म्स लाते हैं। बट डिबेट जो पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाएं, जो पॉलिसीज के लिए बेहतर तरीके के लिए, करिकुलम अच्छे तरीके बनाने के लिए, वो बड़ा काम आते हैं। कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट ही तो शेप अप करता है ना। यानी एक फिलोसफी जो है वो कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को देख के ही बनती है। स्टूडेंट आउटकम्स, ऑब्वियसली फिलोसफी आपके पास ऑब्वियसली एज अगर कोई करिकुलम बना रहे हैं, या एजुकेशनल थियरीज हैं, या एजुकेशनल प्रैक्टिसेस लानी है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आउटकम्स भी तो देखने होते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, यहाँ तक का ये चीजें थोड़ी थी, 8-10 जो भी बने हम लोगों ने पढ़ी, 11। सो ये चीजें थी जो कि आप लोगों के लिए मेन मेन चीजें हैं। यानी आप लोग एमसीक्यूज कैसे मतलब आ सकते हैं। अब लाइक मिसाल के तौर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मेन कोर कोर वैल्यू फॉर फिलोसफिकल फाउंडेशन, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे, या फिलोसफी मतलब कौन सी है जो मतलब एजुकेशनल थियरी या प्रैक्टिसेस को इन फिलोसफी शेप करती है। तो इन चीजों में से इन सॉरी इन 10-11 पॉइंट्स में से आप लोगों ने फिर देख लेना है कि ये यही यही सूट करते हैं। मेन मेन चीजें ही हैं, बाकी और भी हैं, ऐसा नहीं है। मेन मेन चीजें यही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं थोड़ा बहुत, शाबाश।
अब ना देखिए, अगर मैं आगे थोड़ा ले जाऊँ, सॉरी, ये अब वो तो हमारा हो गया। अब अगर मैं बात करूं प्लेटो की, अब प्लेटो, देखिए प्लेटो, क्योंकि एंशियंट फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है तो प्लेटो एंड अरिस्टोटल को पढ़ना जरूरी है। मैंने आप लोगों को भेज दिया था। अब प्लेटो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, फिर से मैं फिलोसफी पे आऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना। अब प्लेटो की अगर मैं बात करूं, देखिए प्लेटो वाज द टीचर ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल वाज द टीचर ऑफ ऑब्वियसली अरस्तु, आई थिंक सो, सॉरी अरिस्टोटल, अरस्तु ही कहते हैं। आगे जो है जाके अलेक्जेंडर तक जाती है कहानी, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले प्लेटो की मैं बात करूं, फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म की अगर मैं बात करूं, देखिए प्लेटो वाज आइडियलिस्टिक, हाँ आइडियलिस्टिक, प्लेटो आइडियलिस्टिक ही था। अब प्लेटो को पढ़ने के लिए मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, और फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम लोग पढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्लेटो की इन्हीं चीजों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। यानी रोल ऑफ फिलोसोफर किंग, यानी पहले तो आइडियलिज्म, फिर फिलोसोफर किंग, रिपब्लिक, उनकी जो बुक है, क्वाड्रिवियम एंड ट्राइवियम, ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स या लैंग्वेज ग्रामर एंड जो भी आर्ट्स के मुताबिक है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फिर अरिस्टोटल की रियलिज्म की है, क्योंकि वो रियलिज्म था, वो आइडियलिज्म था, ठीक है, आइडियलिस्टिक था, ये रियलिस्टिक था अरिस्टोटल। और उसके बाद सारी चीजें हम उसी ही फाइल में डिस्कस करते हैं। सो वेयर इट इज, लेट मी फाइंड फर्स्ट एंड देन ये, आई थिंक इट्स हियर। अब देखिए जरा, प्लेटो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन में सबसे पहले डिस्कस क्या करना होता है भाई, फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म। भाई आइडियलिज्म की फिलोसफी क्या थी प्लेटो की? प्लेटो वाज एन आइडियलिस्टिक बिलीविंग दैट द फिजिकल वर्ल्ड इज द मेयर शेडो ऑफ हायर इटर्नल रियलिटी, ठीक है। जो फिजिकल वर्ल्ड पे ज्यादा बड़ा फोकस करते थे, मगर उसी को तहत लेते ही वो क्या कहते थे, he applied the idealism to education by asserting that education should focus on the development of the intellect and the pursuit of truth। यानी फिजिकल वर्ल्ड को वो देखते हुए वो जो बंदा था, वो कह रहा था कि भाई अब फोकस करो फिजिकल, यानी मैं अगर कहूँ ऑब्जर्वेशन करते हुए, वो जो कह रहा था कि भाई अब डेवलपमेंट होनी चाहिए इंटेलेक्ट एंड ट्रूथ को सर्च करने के लिए, रेदर देन मेरी टीचिंग प्रैक्टिकल और वोकेशनल नॉलेज स्किल्स। ये अगर मैं बात करूँ, आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज, लाइक ऐसे ही कोई मिसाल के तौर पे आना चाहिए कि भाई जिसको प्लेटो जो है वो फोकस नहीं करते थे, या उसके एंटी थे, या उन्होंने अपनी थ्योरी में उसको रिलेट ही नहीं किया। व्हाट वाज दैट? दैट वाज प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है ना, स्किल्स, ये स्किल्स एजुकेशन कह सकते हो। प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल पे नहीं गया था वो, यानी क्योंकि आइडियलिज्म था तो, सॉरी आइडियलिस्टिक था, तो आइडियलिस्टिक के वाले से तो वो इंटेलेक्ट पे ज्यादा जाएगा, ट्रुथ पे ज्यादा जाएगा। यानी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी पे, अंटोलॉजी, या जब हम लोग पढ़ेंगे तो सारी चीजें तो बाद में पता चलेगा कि अंटोलॉजी वगैरह तो उस पर ही हम लोग रिलेट कर रहे होंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज एंड वोकेशनल के बिल्कुल अपोजिट था। अगर ऑप्शन आ जाता है कि विच आर द फॉलोइंग फोकस्ड, विच आर द फॉलोइंग वाज फोकस्ड इन द थ्योरी ऑफ फिलोसफी ऑफ प्लेटो, दैट वाज इंटेलेक्ट एंड द परस्यूट ऑफ ट्रूथ, ठीक है ना। या इसके रिलेटेड भी अगर दूसरे वर्ड आ जाते हैं तो प्लीज बढ़े आप लोगों को इंशाल्लाह से मुश्किल नहीं होगी। अब अगर मैं बात करूं तो रोल ऑफ फिलोसोफर किंग, क्योंकि उस टाइम ऑब्वियसली मतलब किंग हुआ करते थे, तो ही यूज्ड टू से कि भाई ऑब्वियसली जो फिलोसोफर है वही किंग होने चाहिए, या कुछ, या किंग के जो बच्चे हैं वही फिलोसोफर होने चाहिए। तो उनकी इस पे ज्यादा कमांड देखिए जरा। कह रहे हैं कि प्लेटो प्रपोज द सोसाइटी दैट शुड बी लेड बाय फिलोसोफर्स, फिलोसोफर किंग्स, ठीक है। सोसाइटी है वो कह रहे हैं कि बादशाह, फिलोसोफर बादशाह हो, उन्हीं से ही लिया जाए। अदरवाइज बादशाह के बेटा हो कोई, मिसाल के तौर पे चार बेटे हो तो वो फिलोसोफर हो ही नहीं, दूसरा बंदा वही चला दे, लेकिन उसमें इंटेलेक्ट भी ना हो, उसमें जो है ट्रूथ को जानने की ख्वाहिश ही ना हो, तो वो नहीं चला सकता एज पर हिज थियरी। who were not motivated by personal gain but the pursuit of the knowledge and wisdom। देख रहे हैं, वही वही बात आगे जब भी मैंने कही। these philosopher kings would select and trained from a young age। उसने यही कहा था कि भाई जो फिलोसोफर हो, यानी फिलोसोफर किंग हो, तो वैसे बनाना दी जाए, वो यंग एज से उनको तैयार किया जाए कि भाई वो इसी इसी इंटेलेक्ट और ट्रूथ के पीछे, और उसके बाद जब वो वक्त आए उसको भले किंग बना दिया जाए, ठीक। And then emphasizing the importance of education leadership, और उसके बाद ऑब्वियसली लीडरशिप पे उन्होंने एम्फसाइज किया, क्योंकि जब किंग बनना है तो लीडरशिप ही आनी है, तो ऑब्वियसली उनका फोकस ज्यादा था, ठीक हो गया। इससे एमसीक्यूज कैसे निकल सकता है? एमसीक्यूज ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि फिलोसोफर किंग का एक पूरा कंसेप्ट उन्होंने दिया था, तो किसी भी टाइप का आ सकता है, तो प्लीज गो फॉर दैट। और मैं एमसीक्यूज इंशाल्लाह भेजूंगा एट द एंड, सॉल्व भी करवाऊंगा, डोंट वरी। एंड रिपब्लिक, क्योंकि इनकी बुक भी है रिपब्लिक, अब अगर आ जाता है कि फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय प्लेटो,
सो देयर इज रिपब्लिक, हाँ, द रिपब्लिक। रिपब्लिक देखें, पूरा एक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, रिपब्लिक सोसाइटी का पूरा कॉन्सेप्ट है जिन्होंने फिलोसफर्स ने काम किया था। प्लेटो आउटलाइन इज विजन। अब देखिए, एक मैं आई एम सॉरी फॉर दैट, बीच में थोड़ी बात कर रहा हूँ। अब रिपब्लिक फिलोसोफर प्लेटो, प्लेटो इज नोन एज अ ग्रेट फिलोसोफर, ठीक है, फिलोसोफर। मगर उन्होंने रिपब्लिक क्यों लिखी, यानी उसी में सोसाइटी का शेप वगैरह फलां फलां उन्होंने क्यों लिखा? यानी उनका, अगर मैं सीधी बात करूं तो उनका पॉलिटिक्स में भी तो शौक था। आज के हमारे फिलोसोफर क्या करते हैं, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई मसला नहीं। आज के हमारे फिलोसोफर सिर्फ शायरी कर रहे होते हैं, इधर चीजें जा रही हैं तो उधर चीजें जा रही होती हैं, तो बड़ी फिलोसफी वहां पे आ रही होती है। अब जो हमारे पास पॉलिटिक्स में है तो वो माशाल्लाह वो फिलोसफी है नहीं, वही बात आ गई कि भाई इंटेलेक्ट या ये सारी चीजें जो प्लेटो ने कहा पॉलिटिक्स में नहीं है। यानी हमारे फिलोसोफर पॉलिटिक्स से अलग हो गए आज, इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर भटक रहे होते हैं। सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत यहाँ पे भी रिलेट कर रहा होता है। Currently, Plato outlined his vision of the ideal society with a carefully designed educational system. Ideal society obviously उन्होंने लिखा and believe that state controlled education and children should be sorted into different classes based on their abilities and aptitude. अब वही बात आ गई, यानी अब जो हमारे पास ग्रेड सिस्टम बना है, यानी ग्रेड 1 वाला बच्चा ग्रेड 5 में नहीं जा सकता या ग्रेड 2 में नहीं जा सकता, क्योंकि एबिलिटीज और एप्टीट्यूड के मुताबिक ही उनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और एजुकेशन में उन्होंने वैसे ही कहा था स्टेट कंट्रोल। अच्छा, बड़ा एमसीक्यू यहाँ पे बनता है कि बिलीव्ड इन स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन। बेहतरीन एमसीक्यू यहाँ पे आ सकता है। यानी अगर मैं कहूँ कि कौन सी एजुकेशन पे बिलीव करते थे, या एमसीक्यू इस टाइप का कोई आ जाता है, दैट वाज स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन एंड चिल्ड्रन शुड बी सॉर्टेड इनटू डिफरेंट क्लासेस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो रिपब्लिक को मैं सिर्फ यहाँ तक का ले आया हूँ कि रिपब्लिक पूरी बुक है, तो 3 लाइनों में रिपब्लिक को मैंने बयान कर दिया, बड़ा कमाल कर दिया मैंने, है ना। सो 3 लाइनों में नहीं है वो, बट ये है कि एजुकेशन का थोड़ा सा पर्पज हमें जानना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब कॉन्ट्रिवियम एंड द ट्राइवियम वाज व्हाट, ऑब्वियसली देखते हैं, चलें। अब कह रहे हैं प्लाटो एजुकेशन करिकुलम, जो ऑब्वियसली करिकुलम भी तो था ना, एजुकेशन का जो करिकुलम प्लाटो के पास था या रिपब्लिक के से, इंक्लूडेड स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक, मैथमेटिक्स जिसको हम लोग कॉन्ट्रिवियम कहते हैं, द कॉन्ट्रिवियम इन द लैंग्वेज ग्रामर एंड रियोट्रिक एंड लॉजिक जिसको हम लोग द ट्राइवियम कहते हैं। क्योंकि प्लेटो ने ना द मैथमेटिक्स और दूसरी जो जैसे लैंग्वेज है या आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है जो भी है, तो उनको उन्होंने अलग किया था, 2 ब्रांचेस की थी। दैट वाज मैथमेटिक्स को अलग रख दिया था, क्योंकि मैथमेटिक्स आल्सो अ टाइप ऑफ इंटेलेक्ट सब्जेक्ट ना। सो ये जान लीजिएगा बस कि द कॉन्ट्रिवियम क्या होता है और द ट्राइवियम क्या होता है, ठीक है। इन चीजों को थोड़ा बहुत प्लीज देख लीजिएगा, और मैंने आपको बता दिया अभी ट्राइवियम में क्या क्या आता है। तो सारी ये सारी चीजें, दी सब्जेक्ट्स वर सीन इन द फंडामेंटल ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड द मोरल डेवलपमेंट। देखें, फंडामेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट। अब इंटेलेक्चुअल जो है वो क्या आता है मैथमेटिक्स के वाले से, और जो मोरल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट के लिए उसने ट्राइवियम का कॉन्सेप्ट ज्यादा दिया था। मोरल डेवलपमेंट के लिए ट्राइवियम एंड इंटेलेक्चुअल के लिए मैथमेटिक्स उन्होंने कहा था, ठीक है। अच्छा, लॉजिक भी था इंटेलेक्चुअल में, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बल्कि लॉजिक भी था इसी में, बट लॉजिक सोसाइटल मुताबिक जो है लॉजिक उसको मोरल पे ज्यादा लेके जा रहा था। अच्छा, अरिस्टोटल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पे क्या है, सबसे पहले ये तो बात ये है कि वो रियलिस्टिक थे, तो फिलोसफी ऑफ, अच्छा पहली बात है उस्ताद और शागिर्द तो टोटल डिफरेंट थे एक दूसरे, वो आइडियलिस्टिक थे, ये रियलिस्टिक थे। अच्छा, अरिस्टोटल क्या कहता बंदा, कहता है कि अरिस्टोटल, एक मिनट जरा, अच्छा चलने ठीक है। Aristotle's philosophy was more focused on the empirical and practical aspect of education, जिसके वो खिलाफ थे, जिसके प्लेटो खिलाफ थे अरिस्टोटल, मगर वही बात कह रहे हैं, ठीक है ना। ही बिलीव द नॉलेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आजकल हमारा एजुकेशन सिस्टम में सेंसरी एक्सपीरियंस का बड़ा वैल्यू है। सेंसरी एक्सपीरियंस कौन से होते हैं भाई, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स जो है, ठीक है ना, 5 ऑर्गन, जो छठा ऑर्गन हमारा दिमाग को कहते हैं हम लोग, यानी टच वगैरह, स्मेल, टच, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड दैट एजुकेशन शुड बी रूटेड इन द रियल वर्ल्ड, वो रियल वर्ल्ड पे ये आ रही है एजुकेशन इनकी, किसकी, अरिस्टोटल की। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, मैं मेन मेन फोकस करवाता जा रहा हूँ। थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, थेरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज पे देखते हैं क्या कहा अरिस्टोटल ने। डिस्टिंग्विश बिटवीन थेरेटिकल नॉलेज, थेरेटिकल साइंसेज, जिसको उन्होंने थेरेटिकल साइंसेज का पूरा सब्जेक्ट दिया, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल साइंसेज का उसको। ही आर्ग्यूड दैट एजुकेशन शुड कल्टीवेट बोथ टाइप्स ऑफ नॉलेज। इन्होंने आर्ग्यू यही किया कि भाई थेरेटिकल साइंसेज या प्रैक्टिकल साइंसेज दोनों पे ही फोकस किया जाए। एंड देन थेरेटिकल नॉलेज इनकम्पासेस सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, फिलोसफी, ठीक है, ये थेरेटिकल में आ रहे हैं। ये याद रख ले जाने आप लोगों को, छोटी छोटी चीजें हैं मगर बड़े टोटके हैं। वाइल
प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड्स एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि ये प्रैक्टिकल में आता है ना, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स वगैरह, जो आप लोगों की लाइफ को एज अ मोरालिटी के तौर पर ले चलते हैं। अब आगे देखें, अब गोल्डन मीन आता है। अब गोल्डन मीन चलो कर लेते हैं, गोल्डन मीन हमारा हिस्सा नहीं है। क्या कहता है कि अरिस्टोटल एडवोकेटेड फॉर द गोल्डन मीन विच सजेस्ट दैट द एथिकल एंड वर्चुअस बिहेवियर लाइज बिटवीन एक्सट्रीम्स। यानी जो एथिकल एंड वर्चूज हैं वो एक्सट्रीम के बीच में, ठीक है। अच्छा, ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड गाइड इंडिविजुअल्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ वर्चूज एंड एथिकल करेक्टर। अब ये जो पूरा वर्चूज एंड एथिकल करेक्टर्स पे काम पूरा जो है उसको हम लोग गोल्डन मीन कहते हैं। अब गोल्डन मीन का जैसे एक वर्ड स्पेसिफिक है, याद रखना गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट प्लेटो से नहीं, अरिस्टोटल से आया है। अब अरिस्टोटल गोल्डन मीन से मुराद क्या है, विर्च्यूज और एथिकल याद रखना। अब एमसीक्यूज में विर्च्यूज और रिलेटेड या एथिकल रिलेटेड कोई ना कोई चीज आ जाएगी, यू कैसा तो डिफरेंशिएट अमंग देम, ओके। अच्छा, नंबर 4 देखो, हैप्पीनेस एंड, दोनों पता नहीं क्या वर्ड है इनके, ठीक है ना। अच्छा, eudaimonia. Aristotle's ultimate goal of education was to lead individuals to eudaimonia, a state of flourishing well-being achieved through moral virtues and fulfillment of one's potential. ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास मोरल, यानी अगर मेरे को मोरालिटी होगी या विर्चूज होंगे तो ऑब्वियसली हम लोग की जिंदगी जो है वो या हमारे जो पोटेंशियल्स हैं वो अच्छे तरीके से जाने जा सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव। अच्छा, वाइल देखिए प्लेटो, अब थोड़ी सी समरी है, अब देखें ये समरी, समरी को थोड़ा देख लें, डिफरेंशिएट करेगी ये। While Plato and Aristotle held different philosophical views, their contributions to education laid the foundation of main subsequent educational theories। ठीक है, हजारों साल पहले भी थियरी चल रही है माशाल्लाह से, अभी तक ऐसा बंदा नहीं आया। अच्छा, एंड practices. Plato's emphasis on the pursuit of the truth and the role of philosopher kings influenced idealistic educational models। ठीक है, उन्होंने ऑब्वियसली ट्रुथ को परसुएट करने के लिए, फिलोसोफर किंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए आइडियलिस्टिक एजुकेशन मॉडल दिए, आइडियलिस्टिक एजुकेशनल मॉडल दिए, बड़ा एमसीक्यूज है, आइडियलिस्टिक एजुकेशनल मॉडल दिया। व्हाइल अरिस्टोटल फोकस्ड ऑन द प्रैक्टिकल नॉलेज, ethics contributed to more pragmatic approaches to education, and these ancient philosophers' ideas continue to inform discussions about the purpose and the methods of education in the modern world। ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि आज तक भी चल रहे हैं, तो प्लीज गो फॉर दैट, ठीक। अच्छा, यहाँ तक का ये था हमारे लिए। बाकी अगर मैं थोड़ा, मैंने जैसे आप लोगों का था कि मैं वापस आऊंगा यानी फिलोसफी की मतलब तरफ, तो फिलोसफी को थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, क्योंकि छोड़ना नहीं है बीच में, और यदि कुछ स्टूडेंट छोड़ जाते हैं तो उनके लिए काम लास्ट में आना चाहिए, जरूरी है। देखिए फिलोसफी जो वर्ड है ना, सॉरी, एक मिनट जरा, हो गया, एक मिनट। देखें, अब फिलोसफी वर्ड है। अब मैंने आप लोगों को यानी जब मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भेजा था, ग्रीक हिस्ट्री भेजी थी, तो ग्रीक हिस्ट्री में एक चीज थी, सोफिस्टिक्स, यानी सोफिस्ट्स, जिसको अब मैं सोफिस्ट्स ऐसे ही, हाँ सॉरी ये एस खत्म है, सोफिस्ट्स। अब सोफिस्ट कौन थे? अब सोफिस्ट वो, जब जो सिंधी में हम लोग कहते हैं वदा डाहा मानू, ठीक है ना, बड़े अकलमंद लोग, सोफिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, यानी द वन हु नोज, हाँ, द वन हु लव्स नॉलेज, द वन हु लव्स, द वन हु लव्स नॉलेज, ठीक है। अच्छा, अब द वन हु लव्स नॉलेज हो गया, ठीक हो गया। बाकी फिलोसफी देखो, फिलो, फिलो मीन्स ऑब्वियसली द लव ऑफ, यानी अगर मैं कहूँ कि लव ऑफ या एफिनिटी फॉर या लाइकिंग ऑफ, यानी अगर मैं फिलो कहूँ तो फिलो वर्ड आया है, फिलो वर्ड से मुराद है कि लव ऑफ, बस यानी किसी भी चीज की से मोहब्बत होना, लव होना, ठीक है, फ्लो। अब सोफी मीन कहाँ से? अब सोफी, सोफी से मुराद सोफिस्टिक से आया, यानी जो सोफिस्ट से, और जो, अच्छा, जो सोफिस्ट होते हैं, सोफिस्ट उसका मतलब मैंने बता दिया। अब सोफोज विजडम, सोफी कहाँ से आया? सोफोज से आया, विजडम। यानी अगर सोफोज से मुराद कहूँ कि विजडम, क्योंकि सोफिस्ट से मुराद था द वन हु लव नॉलेज, बट सोफो से मुराद है विजडम, यानी उनको एक टाइटल मिला सोफोज का। या मिसाल के तौर पर एक मैं एडजेक्टिव बात करूँ कि, सॉरी एडवर्ब अगर बात करूँ तो विजडम पे आ गया, तो यानी अगर सोफोज की बात करूँ तो व्हाट वाज दैट, विजडम। यानी अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को मिला दूं, इन्होंने जब दोनों वर्ड्स को मिलाया तो ये बन गया फिलोसॉफी। अब फिलोसफी फिलोसॉफी जब साथ मिल गए तो क्या हुआ? लव ऑफ, क्योंकि फ्लो, फ्लो का मतलब है लव ऑफ,
लव ऑफ विजडम। यानी फिलोसफी से मुराद क्या है? फिलोसफी, व्हाट मींस फिलोसफी? दैट इज लव ऑफ विजडम। आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत जान लेना है। कुछ और चीजें जो ऑब्वियसली आप लोगों को वर्ड्स याद रखने हैं, दैट मिसाल के तौर पे जैसे कि सोफिस्ट का मैंने द वन हु लव्स मोर, एंड उसके बाद लेट से मिसाल के तौर पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को इसमें फिलोसफी में याद रखने हैं। यानी फ्लैन, ऐसे मिसाल के तौर पे फ्लैंडर, ठीक। अब फ्लैंडर से मतलब क्या है? और उसके बाद मिसाल के तौर पे फिलैंथ्रोपी, ठीक है। अब ये बड़ा वर्ड यूज होता है मतलब ज्यादातर हमारी कॉमन लैंग्वेज में भी ना, ठीक। अब दो वर्ड जैसे वर्ड हैं, तो इंगेज इन लव अफेयर्स, ठीक है। तो इंगेज इन लव अफेयर्स, तो इंगेज इन लव अफेयर्स, डन हो गया। अच्छा, अब फिलैंथ्रोपी क्या है? ऑब्वियसली द लव फॉर मैनकाइंड इन जनरल, लव ऑफ मैनकाइंड। ये पता है आप लोग, इंसानियत जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ, इसी को हम लोग इंसानियत कहते हैं, लव ऑफ मैनकाइंड। अच्छा, तो ये थोड़ा बहुत आप लोग सोफिस्ट जैसे हो गया, मैंने अभी बताया आप लोगों को सोफिस्ट। अब सोफिस्ट का पता होना चाहिए कि व्हाट इज सोफिस्ट, कि जब जब एमसीक्यूज आ जाते हैं ना, तो एमसीक्यूज में जब ये वर्ड्स आ जाते हैं, सोफिस्ट का वर्ड आ गया, फिलो का वर्ड आ गया, सोफोज का वर्ड आ गया, तो फिर आप लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। सोफोज का वर्ड, सोफिस्ट का वर्ड, तो ये बड़ी चीजें आप लोगों को बड़ा परेशान कर रही होती है, ठीक है। सोफोज का मतलब है कि विजडम, एंड सोफिस्ट का मतलब क्या है? आप लोगों को पता होगा, और वैसे मैंने अभी भी बताया था, अभी भी बताया था, सोफिस्ट का मतलब क्या है? द वन हु लव्स नॉलेज, ठीक। द वन हु लव्स नॉलेज। तो फर्स्ट मतलब यही। अब फ्लो का मतलब अभी भी मैंने बताया कि फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो मतलब लव ऑफ, ठीक। फ्लो मतलब लव ऑफ, ठीक हो गया, शाबाश। और फिलोसफी का मतलब क्या है? लव ऑफ विजडम, ठीक हो गया। फिलोसफी ऊपर वाले वर्ड जो है सोफोज एंड फ्लो, फिलो जो है वो साथ मिलके बना है। सो आप लोगों को ये वर्डिंग जो है थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ताकि आप लोग एमसीक्यूज में अगर ऐसी वर्डिंग आ भी जाती है, सो प्लीज आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए, आज तक के लिए हमारा जो टॉपिक है यहाँ तक का तो क्लियर होता है बाय द वे। बट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ऑब्वियसली जो बताऊंगा, या जो हमारी डिस्कशन होगी, वो हमारी होगी इन चीज़ों पे। मैं बताता हूँ आप लोगों को। ना लो, जस्ट अ मिनट प्लीज। इस पे फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पे, अब नेक्स्ट हम फिलोसफी एजुकेशन पे जाएंगे। सो प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, और इंशाल्लाह तब तक के लिए आप लोग देख लें, तो विद इन फ्यू आवर्स वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा दुआएं देते रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।